विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। आज की कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ के स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त करेंगे। ओके विद्यार्थी, आइए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत चिन्ह के दो आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। तो यहां पर मैं देखिए, यहां पर मैंने दो आवेश लिया है। ये आवेश है -q और ये आवेश है +q, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसको मान दिया गया है 2a। ओके विद्यार्थी, पॉइंट C डाइपोल का सेंटर है, और सेंटर जो है वो तो डाइपोल के पूरे डिस्टेंस को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। इसलिए लेफ्ट साइड का आधा भाग A और राइट साइड का आधा भाग भी क्या होगा, A हो जाएगा। ओके विद्यार्थी, मैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाले बिंदु को क्रमशः A एवं B मान लेता हूं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक और क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमको डिफाइन करनी पड़ती है, और वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P द्वारा सूचित करते हैं, और इसका मान जो होता है वो होता है आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। और चूंकि यह एक सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो मैं इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, और ये डायरेक्शन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को यदि हम आई कैप द्वारा डिनोट करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को हम जे कैप द्वारा डिनोट करेंगे, तो P का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो हो जाएगा आपको आई डायरेक्शन। ओके विद्यार्थी, अब हमको इस पॉइंट C से R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ कैसा व्यवहार करेगा, वो किन किन राशि पर डिपेंड करेगा। तो विद्यार्थी, वो तो चार्ज पर डिपेंड करेगा, लेकिन साथ में वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होता है वो होता है Q/4πε0 × R। तो इस पॉइंट C से जो दूरी होगी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, पॉइंट चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है। अर्थात अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उसके चारों तरफ अगर आप कोई स्फीयर लेते हैं तो इस स्फीयर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पॉइंट चार्ज के लिए एक समान होता है, चेंज नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल जो है वो फंक्शन होता है r का, डिस्टेंस का, साथ ही वो फंक्शन होता है पोलर एंगल थीटा का। मतलब वो साइमेट्रिक नहीं होता, स्फेरिकल साइमेट्रिक नहीं होता है, बल्कि वो थीटा पर भी डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, और ताकि आप ये समझ सके कि आपका जो आंसर आएगा या आपका जो व्यंजक आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर हमको ये मालूम चल जाता है कि हमारा व्यंजक कुछ ऐसा आएगा, तो हमको जब हम अपने व्यंजक को प्राप्त करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको बांधते हैं, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ हम सही हैं। तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि हम एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं O, और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्या होगा। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट O से कम दूरी पर है, जबकि नेगेटिव चार्ज पॉइंट O से ज्यादा दूरी पर है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ डोमिनेट करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा वो वीक होगा दैट रिस्पेक्टली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नजदीक है। तो जाहिर तौर पर है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका मान पॉजिटिव होगा। अगर हम इस पॉइंट O को यहां ले लेते हैं तब क्या होगा, अगर ये हम यहाँ पॉइंट O को ले रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज से यह पॉइंट O नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो डोमिनेट करेगा पॉइंट P पर, और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इस पर ऋणात्मक होगा। अगर हम इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, या फिर ये वैसा पॉइंट है जो इस डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पर वो पॉइंट O चुन रहे हैं और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रकृति कैसी होगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों से ये पॉइंट O जो है, जो इक्वेटोरियल प्लेन में है, इस एक्सिस के, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है,
यहां पर सेम डिस्टेंस है, देखिए OA और OB डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ माइनस होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस होगा, और डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज सेम है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, परंतु मैग्नीट्यूड एक का धनात्मक होगा दूसरे का ऋणात्मक होगा, और इस पॉइंट O पर V पॉजिटिव और प्लस V निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इससे हमको एक आइडिया आ जाता है, और ये आइडिया हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता है, बल्कि वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, अगर हम यहाँ से कोई रेखा ले रहे हैं जो पॉइंट O को मिला रही है, ये रेखा, तो एक्सिस से यदि वो एंगल 0 बना रहा है तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, या 0 एंगल के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, 90 एंगल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और पाई एंगल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, पॉइंट चार्ज की तरह यह व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि पॉइंट चार्ज से थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा है। ओके, तो विद्यार्थी हमने थोड़ा बहुत समझा कि हमारा आंसर कैसा आएगा, हमारा व्यंजक कितना आना चाहिए। विद्यार्थी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है, और इस पॉइंट को हमने O डिनोट कर दिया, और यह पॉइंट जो है वो, इस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यह पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और इसका पोलर एंगल जो है डाइपोल की एक्सिस से वो है थीटा, तो O का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा r थीटा, और इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। विद्यार्थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप जानते हैं कि यदि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान उस बिंदु पर सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं सभी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि डाइपोल में 2 चार्ज हैं, तो इन दोनों चार्जों के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उनको सम करते हैं तो हमको इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुल मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये एक बार ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए या हमारा जो व्यंजक आना चाहिए वो r और थीटा का पद होना चाहिए, r और थीटा पर डिपेंड करना चाहिए। चलिए हम निगेटिव चार्ज से पॉइंट O को मिला रहे हैं, मैंने इसको मिलाया, और इसी प्रकार से मैं पॉजिटिव चार्ज को भी मिला रहा हूं। ओके, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट O की जो दूरी है उसको मैंने R1 माना है, या R2 इसको अब मान लेते हैं, R नेगेटिव मान सकते हैं, मैंने इसको R नेगेटिव मान लिया है, और आपको पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट O की जो दूरी है उसको मैंने R पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, ये डिनोट मैंने किया, आप इसको R1 R2 भी डिनोट कर सकते हैं, RA RB भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने R पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए डिनोट किया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से दूरी है और पॉजिटिव चार्ज से दूरी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थी, अब सवाल यह है कि अगर हम पॉइंट A से O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले और B से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो पॉइंट चार्ज के लिए होगा, और यह R पॉजिटिव और R नेगेटिव के पद में आएगा, जबकि आंसर हमको किस पद में चाहिए, स्मॉल r एवं थीटा के पद में चाहिए। तो हमको R पॉजिटिव और R नेगेटिव को किसी न किसी तरीके से R और थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, ये हमारे आगे का काम है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहां पर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, VO इक्वल टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो हम लिखेंगे यहां V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं। आप चूंकि जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, तो ये हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R पॉजिटिव, और माइनस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस Q है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऋणात्मक होता है अगर पॉइंट चार्ज आपका ऋणात्मक है। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R नेगेटिव। थोड़ा सा गौर करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा 1 बटा R
पॉजिटिव डिस्टेंस माइनस 1/r निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब हमारा जो काम है वो ये है कि r पॉजिटिव और r निगेटिव को मुझे r और थीटा के पद में लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होता है वो r और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो चलिए इसको करने के लिए हमको क्या करना है, एक बहुत आसान सा हम तरीका बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा मैं इन चीजों को हटा देता हूं, ठीक है। आप वीडियो में पीछे जाकर इसको देख लीजिएगा अगर आपको लिखना होगा तो। थोड़ा सा गौर कीजिए, हम पॉइंट O से इस OA लाइन पर एक लंब इस प्रकार डाल रहे हैं जिससे इस OA का कुछ भाग OC के बराबर हो जाए। जैसे मैंने यहां पर एक लंब डाला, मान लीजिए ये पॉइंट जो है N है और मैंने यहां पर एक लंब डाल दिया है। और ये लंब डालने पर आप देखिए, अगर मैं इस भाग को ढक देता हूं, अगर मैं इस भाग को क्या करता हूं, ढक देता हूं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जैसे ON तथा OC आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ON को हम क्या मान सकते हैं, R। ये वाला भाग हम क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं, क्योंकि ये R के बराबर है। आप देखिए यहां पर दोनों भुजाएं बराबर दिख रही है आपको। और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमको मिल रहा है, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस यदि हम थीटा के पद में कैलकुलेट कर ले और स्मॉल r के साथ जोड़ दे तो r और प्लस फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा। और हमारा जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा r निगेटिव, वो हो जाएगा r प्लस फंक्शन ऑफ थीटा। तो r तो हमको चाहिए ही ये डिस्टेंस, और थीटा के पद में हमको चाहिए r निगेटिव, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमने यहाँ पर ऐसे इसको लाइन खींच दिया, लंब डाल दिया। अब यहाँ एक कोण बन रहा है जिसको मैंने मान लिया है फाई, और फाई बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप चेक कर सकते हैं, अब इसको चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इस लाइन को पीछे ले जाइए, ले गए, और इस लाइन को वापस यहां पर लाइए। आप देखिए ये एक दूसरे को 90 एंगल पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यही स्ट्रेटजी आप अपना लेते हैं यहां पर इस वाले भाग में, और ये हो जाएगा फाई। अब देखिए विद्यार्थी, अगर आप इस भाग को ढक देते हैं तो आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, लग रहा है कि ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये बीच वाला जो भुजा है इस किनारे वाले और इस किनारे वाले दोनों के बराबर है। ओके, देखिए यहां पर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा भाग जो हो जाएगा r हो जाएगा। और यदि r पॉजिटिव निकालना है तो पूरे भाग से ये वाला भाग, यदि जो एडिशनल भाग इसको हम घटा देंगे तो हमको r पॉजिटिव निकल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये एडिशनल भाग होगा कितना। तो चलिए हम इस एडिशनल भाग को समझते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पिक्चर को अच्छा से ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये हो गया -q, तो ये था +q, ये था a, तो ये कितना डिनोट किया था, b। और यहां पर जो मैंने लंब डाला है उसको मैंने m से डिनोट कर दिया है। विद्यार्थी आप गौर करेंगे, ये हो गया फाई एंगल, ये हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया। तो आप जब इसको प्राप्त करेंगे तो ये जो है फाई के सामने वाली जो भुजा होती है वो हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, और इस लंब के लिए ये वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ओके, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। उसी प्रकार से यहां पर भी आप देखिए, ये हो गया आपको कर्ण और ये भी क्या हो गया, लंब हो गया। तो इस ट्रायंगल में यदि आप साइन थीटा का मान कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो गौर करते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं कि बिंदु C से OA पर लंब CN डाला तथा इसे विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में बढ़ाया। हो गया। OB को आगे बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर ना, OB को पीछे बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाकर
पीछे बढ़ाकर BM भुजा को OM पर लंब किया। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। आप एग्जाम में इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां चित्र जब आप दिखा देते हैं तो आपको जरूरत नहीं होती लिखने की। तो चलिए हम इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल। थोड़ा सा आ जाइए। ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल को लीजिए। ट्रायंगल ACN में साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन फाई इक्वल टू लंब आपका हो जाएगा आपको AN, और हाइपोटेन्यूज जो है वो कर्ण आपका हो जाएगा स्मॉल है, इसलिए AN बराबर हो जाएगा A साइन फाई। बट A साइन फाई इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा A कॉस थीटा। इसी प्रकार थोड़ा सा गौर करेंगे क्या होगा। इसी प्रकार यदि हम ट्रायंगल BMC में आते हैं, BMC नाम सुने होंगे, BMC। यदि हम ट्रायंगल BMC में आते हैं तो हम इसी प्रकार लिखेंगे लंब साइन फाई, ये फाई एंगल है, साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? BM और कर्ण हो जाएगा A, इसलिए BM बराबर हो जाएगा A साइन फाई बराबर A साइन 90 माइनस थीटा। तो BM बराबर हो जाएगा A कॉस। ओके, ये दो मान आपको प्राप्त होगा। अब आप देखिएगा कैसे इन दोनों मानों का यूज करके हम लोग R पॉजिटिव और R निगेटिव प्राप्त करते हैं R और थीटा के पद में। इसलिए R पॉजिटिव देखिए, R पॉजिटिव ये कितना हो जाएगा? देखिए R पॉजिटिव बराबर होगा R माइनस BM। मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, ये R पॉजिटिव है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो R पॉजिटिव, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। ये पूरा जो डिस्टेंस है OM R के बराबर है, और इसमें से BM यदि हम घटा देते हैं तो हमको ये R पॉजिटिव वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो R माइनस A कॉस थीटा। ओके, 1 बटा R पॉजिटिव बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा R माइनस A कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बराबर 1 बटा R कॉमन कर देते हैं, और ये हो जाएगा यहां 1 बटा 1 माइनस A बाई R कॉस थीटा, 1 बाई R, और ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस A बाई R कॉस थीटा का पावर -1। चूंकि आप देखो यहां पर मैं एक राशि, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं, और तुम बताने कि मैंने इसको कैसे लिख दिया। कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस -1 A बाई R कॉस थीटा बराबर 1 बटा R 1 प्लस A बाई R कॉस थीटा। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है यहां पर, क्योंकि -1 मुझे लिखना है। देखो, तुम जानते हो कि 1 प्लस x का पावर n बराबर होता है, लगभग होता है 1 प्लस n इंटू एक्स। वेन कब भाई? जब x बहुत क्या है? छोटा हो 1 से। अब यहां पर तुम देखो, इधर थोड़ा सा कैमरा ला दीजिए। यहां पर तुम देखो, किसी डाइपोल के लिए शर्त क्या होती है? किसी डाइपोल के लिए शर्त है कि यदि हम कोई बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो दूरी होगी, वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो पॉइंट होगा, उसकी जो दूरी होगी, वह दूरी इस डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत बड़ी होनी चाहिए, या आवेशों के बीच की जो दूरी है 2a, वो फार लेस देन क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। किसी भी डाइपोल के लिए शर्त है। यह शर्त अगर अप्लाई नहीं होगा तो डाइपोल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यदि a बहुत छोटा है r से, तो इसका मतलब है a बाई r टेंस टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। और ये बहुत छोटी सी राशि हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं a बाई r फार लेस देन 1। तो वहां पर तुम देखो
कि यहां पर a बाई आर जो है वो x की तरह व्यवहार कर, a बाई आर कॉस थीटा किस तरह व्यवहार कर रहा है, x की तरह व्यवहार कर रहा है। और यदि यह राशि a बाई आर बहुत छोटा है तो a बाई आर कॉस थीटा भी बहुत छोटा होगा 1 से, और इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स का पावर -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, पावर को ले जाकर क्या करना है, पटक देना है। तो पावर को जाकर पटकोगे तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का पावर n भी इसी प्रकार एक्सपेंशन करता है जैसे 1 प्लस एक्स का पावर n एक्सपेंशन करता है। बस अंतर ये है कि 1 प्लस एक्स का पावर n की जगह पर तुम 1 माइनस एक्स का पावर n लिख दोगे तो वही बात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, a बाई आर बहुत छोटा होगा 1 से। ओके, और मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकता हूं 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करो, ये अब तुमको मान मिल गया। ये किसका मान है भाई, ये तुम्हारा मान हो गया 1 बटा आर पॉजिटिव। इसी प्रकार तुम क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार तुम आर निगेटिव के लिए लिख सकते हो। इसी प्रकार तुम्हारा आर निगेटिव हो जाएगा आर प्लस, ये वाला टर्म थोड़ा क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये वाला तो आर हो गया और क्योंकि ये पूरा आर पॉजिटिव आर निगेटिव है तो ये हो गया आर, और इसमें कितना जोड़ेंगे, ए एन प्लस ए एन बराबर आर प्लस ए कॉस थीटा। तो 1 बटा आर निगेटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा आर प्लस ए कॉस थीटा बराबर 1 बाई आर कॉमन कर देते हैं, यहां हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ा देते हैं, 1 बाई आर ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा का पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये -1 यहां क्या होगा, पटका जाएगा अगर ए बाई आर बहुत छोटा है तब। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर कर लेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, 1 बाई आर निगेटिव इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई आर, और ये टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। ओके, आपको आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव दोनों क्या हो गया, मिल गया। यहां देखिए आर पॉजिटिव मिला है और यहां मिल गया आर निगेटिव, और ये दोनों मिल गया तो इन दोनों का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ओके, कोई डाउट, तो क्या लिखेंगे, दोनों को समीकरण 1 में रखें। ओके, दोनों को समीकरण 1 में क्या करना है, रख देना। चलिए बड़ा आसान हो गया, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो यहां पर भी 1 बाई यहां पर भी 1 बाई आर है और यहां पर भी 1 बाई कितना है, आर है, तो 1 बाई आर बाहर निकल जाएगा। बॉक्स के अंदर 1 बटा आर पॉजिटिव, -1 बटा आर नेगेटिव है, उसका आर हमने बाहर निकाल दिया है, तो क्या बचेगा, यही वाला टर्म बचेगा ना केवल, तो हो जाएगा 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, और ये माइनस लगा देंगे यहां पर, तो माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। आप रख कर देख लीजिए घर पे, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। अब देखो ए बाई आर कॉस थीटा, ए बाई आर कॉस थीटा 2a बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2a, ठीक है, और बटा में फिर क्या है, आर है, तो आर पहले से है और यहां से एक आर आ जाएगा, आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसलिए आपको हो जाएगा भी ओ या भी डाइपोल बराबर विद्यार्थी Q इंटू 2a, थोड़ा यहां पर आ जाइएगा कैमरा से, Q इंटू 2a क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो P बराबर कितना है, Q इंटू 2a, तो इसका मतलब Q इंटू 2a जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ये हो जाएगा आपको P cos थीटा और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखिए तो पहले मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था
कि आपका जो आंसर आएगा वो r पर डिपेंड करेगा और थीटा पर डिपेंड करेगा। देखिए तो फॉर्मूला में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है और किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा इसको चेक कीजिए तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इसका मान क्या होगा, यहां पर इस पॉइंट पर, क्योंकि ये जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट को हम C से मिलाएंगे तो हमारा जो एंगल होगा पोलर एंगल 90 हो जाएगा। और देखिए तो cos 90 अगर हम वहां रखते हैं उस फॉर्मूले में, यहां पर B डाइपोल बराबर P cos 90, तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा और आपको डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल प्लेन में 0। तो इसका मतलब है कि हमने जो पहले सीखा था वो मिल रहा है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, मैंने कहा था कि अगर हम यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेगेटिव चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान नेगेटिव होगा। चेक करते हैं, यहां पर यदि आप पॉइंट लेते हैं तो आपको ये पॉइंट O आपका यहां आ जाएगा इस प्रकार से ऐसे, तो कितना एंगल यहां पोलर एंगल कितना बनेगा 180 मतलब पाई। अगर आप यहां पाई रखते हैं P बराबर cos पाई, तो cos पाई का मान -1 होता है। P बराबर कितना रखेंगे cos P डाइपोल बराबर P cos थीटा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। थीटा बराबर हम कितना रखेंगे पाई रखेंगे, पाई cos पाई का मान -1 होता है और -1 होने का स्पष्ट अर्थ है कि यह नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो हमने पहले आइडिया लगाया था, एक तरह से हमने जो समझ बनाई थी वो समझ परफेक्टली सही है फॉर्मूले द्वारा। इसका मतलब हमारी जो समझ है वो फॉर्मूले द्वारा प्रूफ हो रही है और जो फॉर्मूला है वो हमारी समझ द्वारा प्रूफ हो रहा है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या हो गया वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक हो गया और इसका मान होता है P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता, लेकिन आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं कैसे आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। विद्यार्थी V डाइपोल बराबर P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ओके, V थोड़ा सा इसको देखिए तो P cos थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मॉड P, या फिर इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार लिखूंगा P वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर लिख सकता हूं और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप कहेंगे ये कैसे लिख दिया, देखिए P वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर इक्वल टू मॉड P मॉड r कैप, दोनों के बीच का कोण थीटा। ओके, ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का ये डायरेक्शन हो गया और आपका r का डायरेक्शन ये हो गया, तो ये हो गया r कैप और ये हो गया P वेक्टर। इन दोनों के जो बीच का जो कोण है यही ना कोण थीटा है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया है कि फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर मॉड सेकंड वेक्टर मॉड्स एंड डायरेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर का कोसाइन, तो cos थीटा हो गया। अब देखिए r कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1 होता है ना, तो ये P इंटू 1 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा P cos थीटा। इसका मतलब P cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं P वेक्टर डॉट r कैप। ओके, अब देखिए, अब यहां पर देखिए P वेक्टर इस प्रकार है। यदि आप यहां इक्वेटोरियल प्लेन में जाते हैं तो इक्वेटोरियल प्लेन में यदि आप जाते हैं तो इसका मतलब r कैप इधर है, P इधर है, दोनों के बीच का कोण 90 है और यदि 90 डिग्री पर दो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे भी स्पष्ट है कि आपको इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा 0 होगा। तो आप इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में V डाइपोल। थोड़ा सा गौर करते हैं विद्यार्थी, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो 1/r का प्रोपोर्शनल होता है। यहां देखिए पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है 1/r समानुपाती, लेकिन डाइपोल के लिए ये जो है वो है 1/r स्क्वायर का समानुपाती। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज की अपेक्षा इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेजी से डिक्रीज करता है। पॉइंट चार्ज की अपेक्षा ये क्या करेगा तेजी से डिक्रीज करेगा।
क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r का प्रोपोर्शनल है, जबकि ये 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। तो इससे पॉइंट चार्ज की अपेक्षा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा और थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर जाने पर ये नगण्य हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो डाइपोल के नजदीक में ज्यादा होता है और दूर जाने पर क्या होता है, बहुत कम होता चला जाता है। लेकिन अगर आप नजदीक, बहुत नजदीक, डाइपोल के सेंटर के बहुत नजदीक आते हैं तो यह इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल जो होता है वो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की अपेक्षा तेजी से डोमिनेट कर जाता है। और इस कारण क्या होता है, इस कारण जो होता है, इसी कारण जो होते हैं अधिकांशतः मटेरियल में, अधिकांशतः पदार्थों में जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स में आप देखिएगा वो पोलर बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन हो जाने के कारण डाइपोल बनते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो आगे वाली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो और आगे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। और यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।